यहाँ हमारा लक्ष्य यह अनुमान लगाना है कि मानक अवस्था शर्तों के अंतर्गत लेड 2+ ठोस एल्यूमिनियम या ठोस कॉपर का ऑक्सीकरण कर सकता है या नहीं, और साथ ही 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रत्येक अभिक्रिया के लिए इन मानक सेल विभवों यानी कि E0 की गणना करना है। हमारे पास तालिका में मानक अपचयन विभव है। इसका एक बहुत ही छोटा संस्करण जहां हमने अपनी अर्ध अभिक्रियाओं को बाईं ओर अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में लिखा है और दाईं ओर उन अर्ध अभिक्रियाओं के लिए मानक अपचयन विभव जो कि वोल्ट में मापा गया है उसे लिखा है। हमारा प्रश्न यह जानना है कि क्या लेड 2+ इन ठोस धातुओं का ऑक्सीकरण कर सकता है। इसलिए लेड 2+ एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इसे स्वयं अपचित हो जाना चाहिए, लेकिन यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। सामान्यतः एक ऑक्सीकारक किसी भी एक ऐसे अपचायक को ऑक्सीकृत कर सकता है जो हमारे मानक अपचयन विभव सारणी में उससे नीचे होता है। यहाँ लेड 2+ है, अतः बाईं ओर ऊपर की तरफ जाने पर हमारे पास प्रबल ऑक्सीकारक है। एक ऑक्सीकारक हमारी तालिका में उसके नीचे किसी भी अपचायक को ऑक्सीकृत कर सकता है। इसलिए अगर मुझे एल्यूमिनियम मिलता है तो एल्यूमिनियम लेड 2+ से नीचे है, अतः हम अनुमान लगाएंगे कि लेड 2+ एल्यूमिनियम को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो हम कहेंगे हाँ, ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो हम असल में लेड 2+ से एल्यूमिनियम तक एक विकर्ण रेखा खींच सकते हैं और हमारा अनुमान है कि यह काम करेगा, यह अभिक्रिया काम करेगी। कभी कभी आप इसे विकर्ण नियम कहते हुए देखेंगे। अब आइए यह अनुमान लगाएं कि क्या लेड 2+ ठोस कॉपर को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो बात यह है कि एक ऑक्सीकारक एक ऐसे अपचायक को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है जो हमारे मानक अपचयन विभव तालिका पर उसके ऊपर दिखाई देता हो। तो यदि मैं लेड 2+ से ठोस कॉपर तक एक विकर्ण खींचूं, एक सीधी रेखा खींचूं, तो हमें यह ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः यह अपचायक कॉपर लेड 2+ के ऊपर है और इसलिए यह काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा अनुमान है कि नहीं, यह काम नहीं करेगा। तो नहीं, लेड 2+ मानक अवस्था शर्तों के तहत कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अनुमानों की पुष्टि के लिए इनमें से प्रत्येक अभिक्रिया के लिए मानक सल विभव की गणना करते हैं। तो हम लेड 2+ से शुरुआत करते हैं जो ठोस एल्यूमिनियम को ऑक्सीकृत कर रहा है। अतः यदि लेड 2+ ऑक्सीकृत कर रहा है तो इस अर्ध अभिक्रिया को हम यहाँ लिखेंगे। हम इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया के रूप में वैसे ही लिख देते हैं जैसे कि यह है। तो यहाँ लेड 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये ठोस लेड में परिवर्तित होता है और इसलिए इस अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक अपचयन विभव -0.13 वोल्ट है। तो यहाँ पर मानक अपचयन विभव E0 अपचयन ये -0.13 के बराबर है। अब हम एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जब हम लिख रहे हैं तो हमें इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया को उलटना होगा। तो हम लिखते हैं ठोस एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम 3+ पर जाएगा और ऐसा करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना ही ऑक्सीकरण होता है। अब हमें इस अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करना होगा। हमने ऐसा कई बार किया है। जब आप किसी अपचयन अर्ध अभिक्रिया को उलट देते हैं और उसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में बदल देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है, तो आप बस मानक अपचयन विभव पर चिन्ह बदल देते हैं। तो मानक अपचयन विभव -1.66 वोल्ट है, हमें बस केवल इसका चिन्ह बदलना है। अतः E0 ऑक्सीकरण ये बराबर होगा +1.66 वोल्ट के। अब यदि हम संपूर्ण अभिक्रिया लिखना चाहते हैं तो हमें सब कुछ संतुलित करना होगा, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना होगा। तो हम अपनी प्रथम अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा कर देते हैं, चूंकि 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन देता है और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। तो दूसरी अर्ध अभिक्रिया को हम 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 × 3 हमें 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो आइए हम यहाँ पर गणना करते हैं। तो प्रथम अर्ध अभिक्रिया में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। 3 Pb2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इससे हमें 3 ठोस Pb मिलेंगे। अब यहाँ जब हम अपनी अर्ध अभिक्रिया को 3 से गुणा कर रहे हैं तो एक चीज याद रखें, हम अपने मानक अपचयन विभव को 3 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि वोल्टेज एक स्वतंत्र गुण है। इसलिए हम अपना मानक अपचयन विभव -0.13 वोल्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ तक सब ठीक है।
चलिए हम अपनी अगली अर्ध अपक्रिया लिखते हैं। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारी आक्सीकरण अर्ध अपक्रिया ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और एक बार फिर हम अपने आक्सीकरण विभव को 2 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि वोल्टेज एक स्वतंत्र गुण है। अतः हमारा मानक आक्सीकरण विभव ये प्लस 1.66 वोल्ट ही रहेगा। तो संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए हम अपनी 2 अर्ध अभिक्रियाओं को एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो हमें संपूर्ण अभिक्रिया क्या मिलेगी। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा और अभिकारक में हमें क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। तो 3 Pb2 प्लस 2 Al और उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, उत्पाद में हमें ये दोनों मिलेंगे। तो क्या यह संपूर्ण अभिक्रिया एक स्वतः अभिक्रिया है? क्या ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है? वैसे हम मानक सेल विभव की गणना करके इसका पता लगा सकते हैं। हमारे प्रश्न में हमसे मानक सेल विभव ज्ञात करने के लिए कहा भी गया था। तो मानक सेल विभव क्या होगा यहाँ पे? तो मानक सेल विभव जिसे हम E0 सेल से लिखते हैं, यह और कुछ नहीं बल्कि मानक अपचयन विभव तथा मानक आक्सीकरण विभव इन दोनों का योग होता है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके। और जब हम इसकी गणना करेंगे तो -0.13 प्लस 1.66 ये हमें बराबर मिलेगा प्लस 1.53 के। तो यहां से हमें E0 सेल बराबर मिल गया प्लस 1.53 के। तो जिस प्रकार हम अपनी अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मानक सेल विभव ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हमें मानक सेल विभव धनात्मक मिला है प्लस 1.53 वोल्ट। और याद रखें, जब आपका मानक सेल विभव धनात्मक होता है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया एक स्वतः अभिक्रिया है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अतः यह एक स्वतः अभिक्रिया है। ये जो संपूर्ण अभिक्रिया है ये एक स्वतः अभिक्रिया है। और यही हमने अनुमान भी लगाया था। हमने अनुमान लगाया था कि लेड 2+ एल्यूमिनियम को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो चलिए फिर से अपने प्रश्न पर आते हैं। तो याद रखें, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि क्या लेड 2+ एल्यूमिनियम को ऑक्सीकृत कर सकता है। और हमने यहाँ विकर्ण के नियम का प्रयोग करके इस तीर को नीचे खींचकर अनुमान लगाया कि हाँ ये कर सकता है। और फिर हमने मानक सेल विभव की गणना की और हमने देखा कि इसने हमारे अनुमान के सही होने की पुष्टि की। अब चलिए कॉपर के बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा कि लेड 2+ कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। तो आइए अपने अनुमान के सही होने की पुष्टि के लिए मानक सेल विभव ज्ञात करें। तो हम लेड के लिए इस अर्ध अभिक्रिया को रखेंगे और फिर कॉपर के लिए हमें इस अर्ध अभिक्रिया को उलटना होगा। इसलिए हमें इस अर्ध अभिक्रिया को उलटकर लिखना होगा। और जब आप इसे उलटकर लिख रहे हो तो याद रखें कि आपको चिन्ह बदलना होगा। यहाँ Cu2+ के अपचयन के लिए 0.34 वोल्ट है, यानी कि मानक अपचयन विभव ये प्लस 0.34 है। अतः कॉपर के ऑक्सीकरण के लिए यह -0.34 हो जाएगा, जो कि मानक ऑक्सीकरण विभव होगा। अब बस हमें मानक सेल विभव का पता लगाना है। तो चलिए मानक सेल विभव का पता लगाते हैं। तो पहले हम अपनी अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे जो कि ये है। और यहाँ मानक अपचयन विभव ये -0.13 वोल्ट है। और हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को लिखते हैं। तो ये ठोस कॉपर ये जाएगा Cu2+ पे और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण विभव ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट के। अतः अपनी संपूर्ण अभिक्रिया को लिखने के लिए हम अपनी अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। हमारे पास पहले ही इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान है, इसलिए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ अभिकारक ये हैं, तो इन्हें लिख लेते हैं Pb2+ प्लस Cu और उत्पाद के रूप में हमें ये मिलेंगे। तो ये हो जाएगा Pb प्लस Cu2+। तो ये हमारी संपूर्ण अभिक्रिया है। आइए अब मानक सेल विभव की गणना करें। हम जानते हैं कि मानक सेल विभव ज्ञात करने के लिए हमें बस मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो -0.13 प्लस -0.34 और ये हमें बराबर मिलेगा -0.47 वोल्ट के। अतः इस संपूर्ण अभिक्रिया के लिए मानक सेल विभव जिसे हमने अभी यहाँ पे लिखा है यह ऋणात्मक है। चूंकि मानक सेल विभव ऋणात्मक है इसलिए हम जानते हैं कि यह एक स्वतः अभिक्रिया नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पर लाल रंग से लिख लेता हूं कि यह एक स्वतः अभिक्रिया नहीं है। अतः यदि आपने मुक्त ऊर्जा में मानक परिवर्तन की गणना की, चूंकि मानक सेल विभव ऋणात्मक है इसलिए आपको मुक्त ऊर्जा में मानक परिवर्तन का धनात्मक मान प्राप्त होगा। अतः ये एक स्वतः अभिक्रिया नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो हमने इस तालिका की सहायता से अनुमान लगाया था कि लेड 2+ कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। और हमने अभी
मानक सेल विभव ज्ञात करके यह पुष्टि की है कि यह एक स्वतः अपक्रिया नहीं है, इसलिए लेड 2+ ठोस कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। तो यहाँ जो हमने अनुमान लगाया था वो सही है, उसकी पुष्टि हमने कर ली है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। आप इस उदाहरण के बारे में सोचकर इसका पता लगा सकते हैं, या आप असल में मानक अपचयन विभव को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे एल्यूमिनियम का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक है और इसलिए यह अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम कॉपर से अधिक सक्रिय है। तो इसे मैं लिख लेता हूं, एल्यूमिनियम कॉपर से अधिक सक्रिय है। इसलिए यदि आपको सक्रियता श्रृंखला याद है तो आप मानक अपचयन विभव को देखकर सामान्य रसायन विज्ञान में सक्रियता श्रृंखला की व्याख्या कर सकते हैं। तो यह एक और तरीका है किसी चीज के बारे में सोचने का जिसे आप शायद पहले से ही जानते हैं।